हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारे 7 चल रहा है। चैप्टर 7 का पार्ट 1 की वीडियो जो है मैंने पहले अपलोड करवा दी है, वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगी। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, पार्ट 2 का जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला वो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा आपको सभी को पता है, ये नदी है और इसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो नर्मदा आंदोलन है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 के दशक में हुई थी भाई। ठीक है, स्थान मतलब कि कहाँ से? मध्य भाग से, एमपी से। ठीक है, ये नदी कहाँ से गुजरती है? नर्मदा नदी कहाँ से गुजरती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रैकेट में मैंने मेधा पाटेकर लिख रखा है। ठीक है, ये कौन थे भाई? ये समाज सेविक थे और इस जो ये आंदोलन है ये इनके नेतृत्व में हुआ था। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट वगैरह, ये आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था। तो चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। देखिए, नर्मदा नदी पर था ये। ठीक है, इस परियोजना को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में। ठीक है, आगे देखिए, बांध था भाई। देखिए, बड़े बांध थे वो 30 थे। जो मीडियम बांध थे मतलब कि छोटे, मतलब कि ना ज्यादा बड़े और ना ही ज्यादा छोटे। तो जो मीडियम थे वो थे 135 और जो सबसे छोटे थे वो थे 30। तो देखिए, बहुत ईजी है। आप ऐसे ही याद करिए कि बड़े थे वो 30 थे, छोटे थे वो 300 थे और जो मीडियम थे वो 135 थे। कितने? बड़े 30 थे, छोटे 300 थे और मीडियम 135 थे। ठीक है, ये बांध है भाई। बड़े बांध 30, मीडियम 135 एंड छोटे थे वो 300 थे। आगे देखिए, इस परियोजना के लाभ तथा हानि दोनों के बारे में हम जानेंगे कि जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है इससे क्या हानियां हुई थी और क्या लाभ हुए थे। तो सबसे पहले हम लाभ देखते हैं कि क्या लाभ हुए थे। तो देखिए, पहला पॉइंट है पीने का पानी मिलेगा। मतलब कि इस नर्मदा जो बचाओ, ये नदी वगैरह, इससे क्या होगा कि पीने का पानी मिलेगा। दूसरा, सिंचाई का पानी मिलेगा। हाँ भाई। तीसरा है बिजली का उत्पादन। ठीक है, और चौथा जो है कृषि की उपज बढ़ेगी। पानी से ही तो, पानी जब हम खेतों वगैरह में देते हैं तभी तो वो उपज वगैरह जो है बढ़ती है, किसानों के लिए ज्यादा जरूरत होती है ना। तो अब देखते हैं हानियां क्या होगी। 445 गांव डूब के क्षेत्र में आ गए। ये जो नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, इससे क्या हुआ? लाभ तो अब हमने पढ़ लिए कि क्या क्या लाभ हुए। अब हानियां है कि भाई 245 गांव जो है डूब के क्षेत्र में आ गए। ठीक है, दूसरा, 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास का मामला था। मतलब कि 2.5 लाख जो वहां के जो स्थायी लोग थे उनकी बात हो रही है कि वो जो 245 गांव जो है डूब में आ गए। मतलब कि गांव की बात है ये 245 वाली। और 2.5 लाख लोग, देखो भाई, कम नहीं होते 2.5 लाख लोग पुनर्वास का मामला था। ठीक है, रोजगार आजीविका छीनी गई। मतलब कि जो इनकी रोजगार, ये जो कमाते वगैरह हैं, ये सब जो है इनका जीने का साधन जो है वो छीना गया। हमने दोनों चीज पढ़ ली, लाभ तथा हानियां। ये हमारे क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, परियोजना पर विवाद। मतलब कि इस पर क्या क्या विवाद हुए, ये चीज देखेंगे हम। तो देखिए, इस मॉडल के औचित्य पर सवाल उठाए गए। मतलब कि औचित्य का मतलब होता है औचित्य, क्या ये उचित है? मतलब कि क्या ये सही है या फिर गलत है। औचित्य का मतलब ये होता है कि क्या ये उचित है ये सब चीज। तो इस चीज पर, तो देखिए, हम चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। इस मॉडल के औचित्य पर सवाल उठाए गए। यहाँ यह कहा गया कि अब तक की सभी विकास परियोजना पर हुए कर्ज का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और उनके आंकड़े भी निकले जिनको इन परियोजनाओं से नुकसान हुआ। आगे देखिए, लोगों ने इस ध्यान दिलाया कि इन परियोजना का
इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। देखिए आगे देखिए, आंदोलन की मांग। क्या मांग थी? देखिए, परियोजना से प्रत्यक्ष, डायरेक्ट तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को पुनर्वास दिया जाए। मतलब कि ये कहा गया कि इस परियोजना से या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब कि या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, समझ रहे हो आप, कि या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, मतलब कि या तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को पुनर्वास दिया जाए। मतलब या तो डायरेक्टली सभी लोगों को पुनर्वास दिया जाए या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, सभी लोगों को पुनर्वास दिया जाए। समझ रहे आप? आगे देखिए, इन परियोजनाओं को बनाने में स्थानीय भूमिका भी होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कि जो यहाँ की जो जमीन वगैरह है, जल है, जंगल है, इन सब चीजों पे स्थानीय मतलब कि जो लोग वहां पे रहते हैं, परमानेंट जो लोग वहां पे रहते हैं, गांव वाले, उनका नियंत्रण होना चाहिए। उनका भी तो कुछ भाई अपने खुद के गांव की जमीन पर, जंगल पर, जल वगैरह पर उनका भी तो कुछ नियंत्रण होना चाहिए। वो इतने सालों से अपने इस गाँव में रहते वगैरह हैं, ठीक है। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्य में तीव्र विरोध हुआ। आगे देखिए, लेकिन सरकार और न्यायपालिका इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। मतलब कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है भाई, वो भी इस बात को स्वीकार करती है, वो भी इस बात को मानती है कि जो लोग वगैरह हैं जिनको नुकसान हुआ इस चीज से, उन्हें पुनर्वास मिला जाए। मतलब कि उनको रहने की जगह वगैरह दी जाए दूसरे स्थान पर, ठीक है। आगे देखिए, सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई। सरकार ने क्या किया? 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो है वो बनाई। आगे देखो, आगे देखिए, कुछ लोगों ने आंदोलनकर्ताओं का विरोध किया। मतलब कि क्या किया? कुछ लोगों ने, जिन्होंने आंदोलन वगैरह किया था ना, जिन लोगों ने, तो ऐसा कुछ थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस चीज का विरोध किया और कहा कि अड़ियल रवैया विकास में बाधा पहुंचाता है, ऐसा बोला उन्होंने। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दे दी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने परमिशन दे दी सरकार को कि जो ये बांध का काम वगैरह शुरू किया जा रहा है, तो इसे आगे बढ़ाने का काम जो है वो जारी रखें। आगे देखिए, और साथ ही यह आदेश भी दिया कि पुनर्वास भी दिया जाए। मतलब कि जिनको नुकसान हुआ इस चीज से, जिन भी लोगों को, गरीब लोगों को, गांव के लोगों को, उनको पुनर्वास दिया जाए। मतलब कि रहने की दूसरी जगह दी जाए, दूसरा स्थान दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, ये टॉपिक हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ताड़ी विरोध आंदोलन। आप सोच रहे होंगे भाई ये ताड़ी क्या है, तो चलिए देखते हैं। ये भी एक आंदोलन है, सुनिए आप ध्यान से, इंटरेस्टिंग है ये, आपको अच्छे से समझ आएगा, बस आप सुनते जाइए मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1990 के दशक में यह आंदोलन शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले आप ये जानिए भाई, ताड़ी का मतलब क्या होता है। ताड़ी भाई ये एक तरह की शराब वगैरह मान लो आप, इसे नशे की चीज है ताड़ी। तो कुछ गांव वालों ने इस चीज का विरोध किया था कि ये जो शराब वगैरह ये बिकनी बंद हो, इस चीज को लेके ये आंदोलन है। तो ताड़ी क्या है? एक नशीली वस्तु का नाम है, मतलब कि शराब वगैरह आप यही सोच लो, ठीक है। तो चलिए, 1990 के दशक में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से भाई? आंध्र प्रदेश से। और यह आंदोलन महिलाओं ने चलाया था। किसने चलाया था? गांव की महिलाओं ने चलाया था यह आंदोलन, ठीक है। और क्या बोला था कि ताड़ी की बिक्री का विरोध किया। मतलब कि महिलाओं ने यह आंदोलन चलाया था कि जो ये ताड़ी की बिक्री है ये बंद की जाए। मतलब कि ये जो दारू वगैरह है, ये शराब है, इसकी बिक्री बंद हो, ये बिके ना, ठीक है। आगे देखिए, आंदोलन की शुरुआत। ये स्टोरी थी, आप एक उसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरघाट गांव में महिलाओं के बीच
साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, जो मतलब कि जहाँ पे वहां पे ना ये जो महिलाएं थे ना, ये अनपढ़ थी, इन्हें कुछ मतलब कि अनपढ़ होता ना, जिन्हें पढ़ना लिखना कुछ ये नहीं आता, तो इनके लिए एक आंदोलन था, ये शुरू किया गया था। तो ठीक है, इसमें कई महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, भाग लिया था। ठीक है, तो कई महिलाएं वहां पे गई भी, उनकी क्लासेस वगैरह हुई। तो मतलब कि इन्होंने ना ये इसलिए चलाया गया था कि ये जो गांव की महिलाएं, इन्हें कुछ भी ऐसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए इतना तो आए कि ये अपना खुद का तो नाम लिख सके। तो आगे देखिए, जिनमें महिला जाने लगी थी, वहां महिलाएं ये क्या है, हर घर के पुरुष द्वारा देशी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। मतलब कि जब वहां पे महिला वगैरह जाने लगी थी ना, तो वहां पे ना वो अपने घर की बातें बताने लगी थी कि हमारे जो ये हैं वो घर वाले हैं, हमें मारते हैं, शराब पीते हैं। तो इस सब चीजों की ये शिकायतें महिला जो हैं वो करने लगी थी। आगे देखिए, ग्रामीणी को शराब की शहरी लत लग गई थी। मतलब कि जो गांव के लोग थे, गांव में रहने वाले जो लोग थे, उनको शराब की गहरी लत लग चुकी थी, जिससे वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे। मतलब कि भाई शारीरिक रूप से तो हो ही रहे थे वो कमजोर, क्योंकि ये शराब वगैरह गलत चीज है ना, नशे की चीज अच्छी नहीं होती। तो शारीरिक रूप से तो कमजोर हो ही रहे थे, बल्कि वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे थे। आगे देखिए, शराबखोरी से कर्ज बढ़ रहा था। मतलब कि क्या था भाई, कि वो गांव के जो लोग हैं उनके पास इतना कमाने का भी वो नहीं था, पैसे वैसे वगैरह भी इतने नहीं थे। जो भी वो कमाते थे थोड़े बहुत पैसे, उनके वो शराब पी जाते थे। तो इससे कर्ज वगैरह जो है बढ़ रहा था, कि वो ऐसे शराब वगैरह खरीदने जाते, उनके पास पैसे ना हो तो फिर वो ऐसे बोल देते कि हम फिर दे देंगे, ऐसा वैसा। तो इस चीज से कर्ज जो है वो बढ़ रहा था। आगे देखिए, नेल्लोर जिले की महिला ताड़ी के विरोध में आगे आई। जो नेल्लोर जिले की जो ये महिलाएं हैं वो ताड़ी के विरोध में आगे आई। आगे देखिए, खबर फैली और 500 गांव की महिला और ने आंदोलन में भाग लिया। मतलब कि ये खबर जो है भाई हर जगह फैल गई। ठीक है, और 500 देखो 500 गांव कम नहीं होते भाई, 500 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया कि हमें भी इस आंदोलन में जो है शामिल होना है। उन्हें भी सभी को अपने इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उनके भी घर में शायद ऐसा ही कुछ होता होगा, पी के ऐसे। तो 500 गांव की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में जो है भाग लिया। आगे देखिए, ताड़ी विरोध आंदोलन का नारा था। क्या नारा था भाई ताड़ी विरोध आंदोलन का? ताड़ी की बिक्री बंद हो। क्या आंदोलन था? ताड़ी की बिक्री बंद हो, ये आंदोलन का नारा था। आगे देखिए, ताड़ी की बिक्री से सरकार को काफी राजस्व मिलता था। मतलब कि जब ये शराब वगैरह बिकती थी, इसकी बिक्री होती थी, तो सरकार को काफी पैसे कमाती थी सरकार इस चीज से। ठीक है, इसीलिए सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थी। मतलब इसीलिए सरकार इसको बंद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसको बहुत पैसे मिलते थे इस चीज से सरकार को, जब इसकी बिक्री होती थी। गाँव के सभी लोग जो है ये करते थे, शराब वगैरह पीते थे, ये दारू का इनाम सोच लो आप ये। ठीक है, आगे देखिए, महिला इस पर आंदोलन को शामिल होने लगी। जो महिला थी वो इस आंदोलन में शामिल होने लगी। इस तरह ताड़ी विरोध आंदोलन महिला आंदोलन बन गया। इसी तरह जो है ये जो ताड़ी विरोध आंदोलन है, ये महिलाओं का आंदोलन बन गया कि इन्होंने ये आंदोलन जो है शुरू किया था। आगे देखिए, इस आंदोलन से महिलाओं के बीच जागरूकता फैली। बिल्कुल, तो देखिए ये टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र राज आंदोलन। कई समूहों मतलब कि कई ग्रुप हो जाता है और व्यक्तियों का विशाल लोकतांत्रिक समस्या और चुनावी राजनीति से उठ गया। क्या हुआ कि कई समूहों मतलब कि कई ग्रुपों और व्यक्तियों का विश्वास जो है लोकतांत्रिक समस्याओं और चुनावी राजनीति से जो है उठ गया, विश्वास उठ गया था। आगे देखिए, यह समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और जनता का लामबंधन करना शुरू कर दिया। क्या हुआ भाई, जो ये समूह थे, ये जो ग्रुप था, ये दलगत ये राजनीति है इससे अलग हुआ और
जनता का आलम्बन करना शुरू कर दिया। आगे देखिए, मध्य वर्ग के युवा ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इसकी प्रकृति स्वयंसेवी थी, मतलब कि जो इसकी प्रकृति थी वो स्वयंसेवी थी, मतलब कि इनके दिल में कोई भेदभाव, कोई पाप नहीं था, कुछ भी अपने लिए नहीं करना चाहते थे, जो कर रहे थे ये दिल से कर रहे थे। इसमें इस व्यक्ति की कोई भी वो नहीं थी, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, इसकी प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन्हें स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र का संगठन कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को दलगत राजनीति से दूर कर दिया था। जिन व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये मध्य वर्ग के युवा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया भाई, खुद को ना दलगत राजनीति से दूर कर दिया था, दूर रखा था। इन्होंने ना चुनाव लड़ा, मतलब कि इन्होंने चुनाव वगैरह कुछ भी लड़ा और किसी भी पार्टी को अपना समर्थन नहीं दिया। मतलब कि चुनाव वगैरह राजनीति में से दूर थे, ना ही इन्होंने चुनाव वगैरह लड़ा था और ये किसी भी पार्टी को इन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया था। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जो करते थे जिसके लिए करते थे दिल से करते थे। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक हमारा जो पार्ट है ये यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 का टॉपिक है ये जन आंदोलन के सबक, तो उसमें ही पढ़ेंगे हम ये पार्ट 3। ठीक है, अभी करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो उसमें करेंगे हम अपना ये पार्ट 3 में करेंगे हम ये जन आंदोलन का उदय, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपको